राधे राधे। एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 456 खुशबू से मुलाकात। रितिका के कहने से कि वो कुछ देख नहीं सकती है, सब हैरान हो गए। सोना बोली, क्या तुम देख नहीं सकती? पर कैसे? रितिका ने नॉर्मली कहा, वो 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें की रोशनी चली गई, तब से मैं देख नहीं पाती। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराई। ये जानकर वो सब हैरान हो गए, लेकिन अंश ने अपना मुंह बना लिया। रितिका का चेहरा ऐसा था जिसे देखकर किसी को भी ये नहीं लग सकता था कि वो इस तरह झूठ भी बोल सकती है, बल्कि सबने उसकी बातों पर यकीन किया। सोना बोली, ओह आई एम सॉरी रितिका, वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? इस बात को सुनकर रितिका का मुंह लटक गया। उसने अपना सर झुका लिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, वो मेरे मम्मा पापा उसी एक्सीडेंट में नहीं रहे। यह सुनकर सबको रितिका के लिए बुरा लगा। नैना रितिका के पास आते हुए बोली, दीदी आप अकेली कैसे रहती हैं? आपको तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना? रितिका ने उस आवाज़ को सुना और उसके लेवल में झुकते हुए बोली, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती, अब मेरे पास वंश है ना। सब मुस्कुराने लगे। नैना उसके कान में धीरे से बोली, रितिका दीदी आपको नहीं पता, ये नीली आंखों वाला डेविल मुझे अच्छा नहीं लगता, आप भी इनसे दूर ही रहना। रितिका अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होते बोली, क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नैना उसी तरह से बोली, अगर ये आपको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इनका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। रितिका ने यह सुना और वो हंसने लगी और वंश नैना को घूरने लगा। ये छोटी सी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़का रही थी। इधर रूहानी ने आयांश के कान में धीरे से कहा, बेचारी कितना दुख सहा होगा इसने। आयांश बोला, याद रखना, जो चीज़ जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, आपको तो हर चीज़ में कमियां ही निकलती हैं। आयांश ने अपना सर हिला दिया। सोना मुस्कुराते बोली, नैना अब तुम केक काटो, बातें बाद में करना। नैना अपने सर पर मारते हुए बोली, ओफो मैं भी ना, ये तो भूल ही गई थी। वे कहते हुए वो जाने लगी तो रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, नैना मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और वो फ्रॉक के पॉकेट से कुछ छोटा सा गिफ्ट निकाल कर नैना को देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना उसके गाल पर चूमते हुए बोली, थैंक यू दीदी। और फिर वो केक कट करने लगी। उसने उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। वंश रितिका को सोना के पास छोड़कर अंश और आयांश के पास आ गया। अंश धीरे से वंश के कान को झुका और बोला, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते? मैंने कहा था तुम इस लड़की से दूर रहोगे, लेकिन तुम। वंश उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, चिल डैड, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अंश ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। सारांश उसके पास आते हुए बोला, वंश तूने सही फैसला किया है, किसी और की बातों में मत आना, तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ है। यह सुनकर अंश ने घूर कर उसे देखा। इसी तरह नैना ने केक काटा और सबको खिलाया। वीना ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड हो रही है। सब जाने लगे तभी एक कार गेट के अंदर आई। उसमें से खुशबू बाहर आई। उसने मिनी स्कर्ट और टॉप पहना था जिसमें वो काफ़ी सिडेक्टिव लग रही थी। खुशबू को देखकर सारांश का चेहरा कठोर हो गया। रूहानी उसे देखते हुए बोली, अब ये कौन है? खुशबू सबके पास आते हुए बोली, आई होप मैं वक्त पर पहुंची हूँ। पीहू बोली, हाँ तुम लेट हो गई हो, लेकिन तुम हो कौन? हमने तो अभी तक नहीं देखा। सोना के चेहरे का भी एक्सप्रेशन अब तक बदल चुका था। वो बोली, ये खुशबू है, हमने ही इसे यहाँ बुलाया है। अंश कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या ये तुम्हारे साथ काम करती है? क्योंकि मैं भी उसे नहीं जानता। सोना ने सारांश को कठोरता से देखा और बोला, आप ये बात अपने लाडले से क्यों नहीं पूछते कि ये कौन है? सबने सारांश को देखा। आद्या बोली, मुझे लगा था तुमने इसके साथ ब्रेकअप कर दिया है। सारांश सबकी नज़रों से अपने ऊपर देखते हुए बोला, ये एक खुशबू है। पीहू जल्दी से बोली, तो हमने कब कहा ये खुशबू नहीं है? पर ये है कौन, ये तो बता। सारांश अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड। पीहू अपने सर पर मारते हुए बोली, बस इसी की कमी थी। सोना बोली, हमने खुशबू को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप सब उससे मिल सकें। हम सानवी और आयांश के साथ सारांश और खुशबू की भी शादी करवाना चाहते हैं। आद्या ने यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
उसने हैरानी से सारांश को देखा, जो अपनी मॉम के डिसीजन से कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके चेहरे पर इस बात की कोई खुशी हो। आद्या ने अपना सर झुका लिया, उसका दिल इतनी बुरी तरह से जो टूट गया था। पीहू सारांश के पास आते हुए बोली, क्या ये सच है? सारांश ने हाँ में सर हिलाया। खुशबू अंश के पास आते हुए खुशी से बोली, हेलो रायजादा सर, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। फाइनली मैं आपके फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला। वो सारांश के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, सारांश बेबी। सारांश ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी खुशबू पसंद नहीं आ रही थी। आदित्य ने कहा, ठीक है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, अभी डिनर का वक्त हो गया है। सब अंदर चले गए। खुशबू ने सारांश का हाथ पकड़ लिया और वो उसके साथ अंदर चली गई। इधर आरव सानवी के कान में धीरे से बोला, प्रिंसेस, मुझे पता नहीं था तुम्हारे भाइयों की पसंद इतनी खराब है। सानवी ने उसे घूर कर देखा। सोना भी अंदर जाने को ही थी कि अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले जाकर उसका हाथ झटक कर छोड़ते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुमने अचानक से सारांश की शादी का फैसला भी ले लिया और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी। सोना अपना हाथ बांधते हुए बोली, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने उसे पसंद किया है, बस बात खत्म। ये कहते हुए वो जाने लगी तो अंश ने उसके बाजू को पकड़कर उसकी तरफ घुमाया और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, हो गया तुम्हारा? अब साफ साफ बताओ बात क्या है, क्योंकि खुशबू जैसी लड़की तुम्हारी पसंद हो ये नहीं सकता। सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, वो खुशबू प्रेग्नेंट है सारांश के बच्चे के साथ, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। हमने इसके घर वालों से भी बात कर ली है, जल्दी जल्दी शादी हो जाए उतनी जल्दी ठीक है। यह सुनकर अंश हैरान हो गया। वो बोला, क्या सारांश ने ऐसा किया? सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। इधर आद्या गुस्से से सारांश के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में लिया और एक थप्पड़ मारते हुए उसे जड़ते हुए बोली, तुमने ये क्या किया आया सारांश? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था तू सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन तूने तो उसे प्रेग्नेंट ही कर दिया। कितनी लड़कियों के साथ किया है अब तक तूने ये सब? दरअसल आद्या कुछ वक्त पहले सोना से बात करने उसके एपिसोड 457 गन शॉट। आद्या के सवाल पर सारांश अपने गाल पर हाथ रखकर खामोशी से उसे देख रहा था। आद्या की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसमें आंसू के मोती चमक रहे थे। उसने गुस्से से उसे देखा और जाने को ही थी कि सारांश उसके हाथ को पकड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, पांडा मेरी बात सुन, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तू जानती है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं मॉम को भी यही बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। प्लीज़ तू भी ऐसे मत बोल। मैं इसके साथ तो क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरा यकीन कर, ये मुझे फंसा रही है। यह सुनकर आद्या पहले हैरान हो गई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, सारांश छोड़ मेरा हाथ। सारांश ने उसका हाथ छोड़ दिया। आद्या घर से चली गई। तभी खुशबू उसके पास आते हुए बोली, बेबी तुम उससे के साथ क्या कर रहे थे? चलो ना डिनर करते हैं, मुझे और हमारे बच्चे को बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए उसने अपने पेट को सहराया। सारांश ने गुस्से से उसे देखा और बोला, तुम अपना ये नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे यहीं नहीं पता मैं कब तुम्हारा खून कर दूंगा। उसकी बात सुनकर खुशबू अदब से मुस्कुराई और उसके करीब आकर उसके कान के पास उंगली फेरते हुए बोली, सारांश बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। सारांश गुस्से से उसके हाथ को झटकते हुए बोला, जस्ट फक ऑफ। तुमने बहुत गलत जगह पंगा लिया है, बहुत पछताओगी तुम इसके लिए। खुशबू मुस्कुराते हुए, लेट्स सी क्या कर सकते हो तुम। सारांश ने गुस्से से उसे देखा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और घर के बाहर निकल गए। वंश भी रितिका को छोड़ने चला गया। रितिका वंश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, वंश तुम्हारी फैमिली कितनी प्यारी है, मुझे सभी लोग बहुत पसंद आए, स्पेशली तुम्हारी मोम, वो कितना ख्याल रखती हैं सबका। ऐसा लगता है नहीं तो वो द ग्रेट माफिया किंग की वाइफ। वंश उससे मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए बोला, वो ऐसी ही हैं। रितिका बोली, यू नो मुझे उनके साथ और वक्त बिताने का मन कर रहा था, लेकिन तुम मुझे उनके ज़्यादा बात भी करने नहीं दे रहे थे। उसकी शिकायत सुनकर वंश ने कहा,
ठीक है, मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल उनसे मिलवाने ले चलूँगा और फिर तुम साथ जितना चाहे उतना वक्त बिता लेना। तभी ट्रैफिक में उनकी कार आकर रुकी। रितिका ने बाहर का फ्रेश हवा खाने के लिए विंडो को नीचे किया और मुस्कुराते हुए ठंडी हवा को अपने चेहरे पे फील करने लगी। वंश ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। उसी वक्त एक लड़का उसकी कार के पास आकर रुका और उस लड़के ने हेलमेट पहना था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रितिका को देखकर अपनी कमर से गन निकालकर उसके ऊपर गोली चला दी। रिति बचकर। वंश जोर से चिल्लाए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आह! रितिका जोर से चिल्लाई। ये इतनी जल्दी हुआ था कि वंश को समझ ही नहीं पाया और वो बाइक सवार वहां से चला गया। वंश उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन उसने देखा रितिका अपना बाजू पकड़कर दर्द से करा रही है और उसके बाजू में बहुत खून बह रहा है। रिति, तुम ठीक हो? वंश ने परेशान होकर पूछा। रितिका रोते हुए बोली, वंश कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। वंश ने गुस्से से कार ऑन की और ट्रैफिक तोड़ते हुए वहां से निकल गया। उसने जल्दी से सोना को फ़ोन मिलाया और उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहा। इधर आयश रूहानी के साथ दूसरी कार में था। रूहानी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बाहर की तरफ देख रही थी और आयश ड्राइव कर रहा था। तभी रूहानी गहरी सांस लेते हुए बोली, आज का दिन कितना अच्छा था और वो नैना, वो कितनी प्यारी है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आयश बोला, हाँ वो बहुत प्यारी है। रूहानी कहीं खोई हुई थी और बोली, हमारी ज़िंदगी में वो दिन कब आएगा जब नैना जैसी प्यारी गुड़िया हमें माँ बुलाएगी। आयश ने यह सुना और वो हैरान हो गया। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। रूहानी को होश आया वो क्या कह रही थी। उसने उसे देखा और हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा, सच्ची। आयश सीधा देखते हुए बोला, बच्चों के बारे में अभी सोचना भी मत। अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने का वक्त है। जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती तुम इसके बारे में बात भी नहीं करोगी। रूहानी ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, हाँ तो हम कब कह रहे हैं कि हमें बच्चा आज ही चाहिए? हम तो ऐसे ही वो कह रहे थे। कि आयश ने उसे घूर कर देखा जिससे वो चुप हो गई। वो बाहर की तरफ देखते हुए बोली, कल फिर से हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। आयश ने उसे ऐसे देखा और बोला, कोई बात नहीं, तुम घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए टीचर अरेंज कर दूंगा। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉलेज में ही ठीक है, पता नहीं घर पर हम पढ़ाई कर पाएंगे भी या नहीं। आयश बोला, तुम ही तो अभी कॉलेज जाने के नाम से मुंह बना रही थी। रूहानी बोली, वो तो ऐसे ही। आयश ने अपना सर हिलाया। उसे समझ नहीं आता था ये लड़की अब क्या करना चाहती है, कभी काम तो कभी कुछ नहीं। रूहानी बाहर की तरफ देख ही रही थी कि उसकी नज़र आइसक्रीम शॉप पर पड़ी और जो कि बंद हो रही थी। वो जल्दी जल्दी बोली, आयश जी कार रोकिए, हमें आइसक्रीम खानी है। आयश ने कार रोक दी और हैरानी से बोला, तुम इतनी ठंड में तुम्हें आइसक्रीम खानी है, बीमार हो जाओगी। रूहानी जिद करते हुए बोली, नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमें आइसक्रीम खाना है। ये कहते हुए वो कार से बाहर निकल गई और सीधा शॉप की तरफ भागी। आयश फिर से हैरान हो गया। रूहानी शॉप ओनर से बोली, काका हमें आइसक्रीम एक चाहिए। शॉप ओनर रूहानी को देखते हुए बोला, सॉरी मैडम, पर अब शॉप बंद हो चुकी है, आप सुबह आना। रूहानी बोली, लेकिन हमें अभी खाना है। शॉप ओनर रूडली बोला, लेकिन मैं एक आइसक्रीम के लिए अब फिर से शॉप ओपन नहीं करने वाला, तुम अभी जाओ, सुबह आना। रूहानी का मुंह रोने वाला था। तभी आयश उसके पीछे आते हुए बोला, वैसे यहाँ एक आइसक्रीम की कितने में मिलती है? शॉप ओनर ने आयश को देखा और पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, जी 50 रुपये की। आयश बोला, ठीक है, 100 आइसक्रीम अभी पार्सल कर दो, मुझे अभी चाहिए। आयश की बात सुनकर रूहानी मुंह खोलकर उसे देखने लगी और वही शॉप ओनर का भी यही हाल था। वो बोला, 100 आइसक्रीम्स? आयश बोला, कम है ना? हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे अभी 100 आइसक्रीम्स चाहिए। आयश की बात सुनकर शॉप ओनर ने अपनी लार निकल ली। उसे आयश कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। उसके पास न जाने वाली ऑरा बहुत उसके पास से आने वाला ऑरा बहुत डोमिनेटिंग था। ऊपर से उसकी महंगी सी कार किसी को भी पसीना छोड़ दे। रूहानी बोली, आयश जी इतने सारे का आप करेंगे क्या? हम बस एक ही चाहिए। आयश बोला, तुम्हें नहीं पता आइसक्रीम का क्या करते हैं?
रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। आयश बोला ठीक है, अभी पैक कर दो। शॉप ओनर ने ना चाहते हुए भी अपना शॉप खोला और कुछ देर बाद 2 बड़े बॉक्स में लेकर बाहर आया। वह बोला सर आपकी 100 आइसक्रीम्स। आयश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला अब इसे खोलो और एक आइसक्रीम निकाल दो। शॉप ओनर ने वैसे ही किया। आयश ने उसके हाथ से आइसक्रीम ली और बोला अब बाकी को पैक करके इस एड्रेस पर भेज दो। ये कहते हुए उसने एक कार्ड उसे दिया और आइसक्रीम को रूहानी को देते हुए बोला अब चलें या तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए। रूहानी खुश होते हुए बोली नहीं, एक ही काफ़ी है। वे शॉप ओनर को शौक में छोड़कर कार में बैठकर चले गए। रूहानी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने लगी। आयश ने उसे देखा तो पर अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वे घर पहुंचे। आयश ने देखा रूहानी सो चुकी है। सोते हुए उसका सर एक तरफ झुका हुआ था और उसके मुंह भी हल्का सा खुला था। आयश ने हाथ बढ़ाकर उसके होठों के पास लगी आइसक्रीम को साफ किया और बोला पागल लड़की। वो कार से बाहर आया और रूहानी को लेकर कमरे में चला गया। वो भी आज पूरे दिन बहुत थक गया था, इसलिए उसे भी नींद आ गई। दूसरी तरफ वंश रितिका को लेकर हॉस्पिटल आ गया। उसने देखा सोना और अंश पहले ही वहां पर मौजूद थे। सोना वंश के पास आते बोली क्या हुआ वंश, उसने हमें क्यों? वो कह ही रही थी कि उसने नज़र रितिका पर पड़ी जो बेहोश थी और उसके बाजू से खून आ रहा था। वंश रितिका को लेकर अंदर चला गया। सोना और अंश ने रितिका को इस हाल में देखा तो दोनों परेशान हो गए। सोना उसके पास आते हुए बोली वंश क्या हुआ, तुम बताओगे कुछ? वंश रितिका को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए बोला मॉम मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले रितिका को अंदर से गोली निकालिए ना। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और वार्ड बॉय की मदद से वो ओटी में ले गई। उसके साथ कुछ और भी डॉक्टर अंदर चले गए। वंश परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे डर था रितिका को कुछ हो ना जाए। उसके कपड़े और चेहरे पर रितिका का खून लगा था। अंश उसे परेशान होता देख रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला वंश काम डाउन, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रितिका को गोली कैसे लगी? उसने अपने माथे से पसीने से साफ किया और अंश को देखते हुए गुस्से में बोला डैड आप रितिका का ध्यान रखना। जिसने भी रितिका का ये हाल किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो जाने लगा तो अंश ने उसे रोकते हुए बोला वंश रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन वंश किसी के फ़ोन मिलते ही बोला हेलो जय, उस बाइक वाले का पता चला? सो यू आर रीडिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। एपिसोड 458 चिंता। वंश उसके एक लड़के के सामने खड़ा हो उस पर चिल्ला रहा था। उसकी नीली आंखें इस वक्त आग बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसने सामने खड़ा इंसान उसके गुस्से की आग में जलकर राख हो जाएगा। इस लड़के का नाम जय था। वह वंश के लिए काम करता था। वो दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। वंश उस पर चिल्लाते हुए बोला मैंने कहा था ना उस शूटर को तुम्हें जिंदा पकड़ना है, ये नहीं कि उसे मार ही दो। तुम्हें किसने कहा था उसको जान लेने के लिए? वो मेरा शिकार था। जय बिना किसी भाव से बोला आई एम सॉरी बीआर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन उसने पहले मेरे ऊपर फायरिंग की। वो कह ही रहा था कि अंश गुस्से से बोला गेट लॉस्ट, डोंट वॉन्ट्स एनी एक्सक्यूज। जय ने अपना सर झुकाया और उससे दूर हट गया। वो इस नीली आंखों वाले डेविल के सामने ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। वंश ने गुस्से से अपने बाल को पीछे झटका और उस आदमी के पास आकर जय के मार दिया था आ गया जिसने मारा दिया था वो जिसको जय ने मार दिया था। वो इस वक्त पेट के बल जमीन पर पड़ा। उसके सीने में 2 गोलियां लगने से निशान थे। वंश ने सिगरेट जला लिया और कश लगाते हुए बोला कौन हो तुम, किसने भेजा था तुम्हें? ये कहते हुए वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। तभी जय फिर से उसके पास आते हुए बोला बीआर मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इसके पास गन के अलावा और कुछ नहीं मिला। वंश सिगरेट का कस लेते हुए बोला शट अप, मुझे चीज़ों से भी बात निकलवानी आती है, फिर तो ये इंसान है। ये कहते हुए उसने उसके गले पर बने निशान को देखा। वो बोला मिल गया, ये एक टैटू है जो कि एक लाल रंग के ईगल का था। वो देखने में लोगों की तरह लग रहा था। जय उसके पास आया और अपनी आंखों को छोटी करके उस निशान को देखने के लिए बोला लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
वंश उसे घूरते हुए बोला, हाँ क्योंकि तुम गधे हो, एक काम तुम ठीक से भी नहीं कर सकते। वो उस लाश के पास से उठते हुए बोला, इस निशान के बारे में पता करो। जय ने हाँ में सिर हिलाया। इधर रितिका इस वक्त आईसीयू में गहरी नींद में सो रही थी। ऑपरेशन के बाद उसके शरीर से गोली निकाल दी गई थी। ज्यादा खून बहने से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके पास ही सोना बैठी उसके होश आने का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त बाद रितिका को होश आया। सोना ने उसकी खुली आंखों से देखा और खुश हो गई। वो उसके पास आते हुए बोली, रितिका तुम्हें होश आ गया? रितिका ने सोना की आवाज़ पहचान ली और उठने की कोशिश करते हुए बोली, आंटी मैं कहाँ हूँ? सोना उसे ठीक से बैठाते हुए बोली, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो, तुम्हें याद है ना तुम्हें गोली लगी थी? रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। वे बोली, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है आंटी? सोना घड़ी में वक्त देखते हुए बोली, रात के 2 बज रहे हैं। रितिका हैरान होते हुए बोली, क्या 2 बज रहे हैं? मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी तो सोना उसे वापस से बिठाते हुए बोली, रितिका तुम्हें चोट आई है, तुम अभी कमज़ोर हो, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। हम सुबह तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर तुम घर चली जाना। इस वक्त रात ही हो रही है बेटा। लेकिन आंटी, रितिका ने कहना चाहता था लेकिन सोना बोली, कोई बात नहीं, हम कल तुम्हारे घर में खुद बात करेंगे और तुम आराम करो। हम वंश को बता देते हैं तुम्हें होश आ गया है। वो भी बहुत परेशान है। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसने फ़ोन उठाया और वंश को फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन इस वक्त वंश फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो बोली, लगता है कहीं बाहर गया है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। रितिका बोली, इट्स ओके आंटी, वो आ जाएंगे। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर देंगी? ओके चलो, सोना ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाने में मदद की और उसे वॉशरूम ले गई। कुछ देर बाद रितिका ने अपना काम खत्म किया तो सोना ने उसे वापस से बेड पर लेटाने के लिए कहा और अंश को बताने के लिए ही रितिका को होश आ गया, वो एक नर्स को उसके पास छोड़कर बाहर चली गई। वो अपने कैबिन में आ गई जहाँ पर अंश सोफे पर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने सोना को देखा तो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, उसे होश आ गया? सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसके पास बैठ गई। वो बोली, हाँ उसे होश आ गया और अब वो ठीक है। वो कुछ याद करते हुए बोली, ओह अंश, आपने पता किया रितिका का किसने गोली चलाई? अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और बोला, वो लोकल बदमाश थे। वंश उसे छोड़ने जा रहा था तब वे रितिका को परेशान कर रहे थे। वंश की उससे लड़ाई हो गई और वे सब हो गया। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसे हक कर लिया और बोला, पर तुम मुझे परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? सोना उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, हमें रितिका की फिक्र हो रही है। हमें लगता है हम उसकी आंखों के लिए कुछ करना चाहिए। बेचारी, उनके लिए इस दुनिया में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। अंश उसके बालों को हाथ में फेरते हुए बोला, तो तुम उसके लिए एक आई डोनर ढूंढना चाहिए था। सोना उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आपको कैसे पता? अंश उसके सर पर थपकी देते हुए बोला, बस मुझे पता है कुछ तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। सोना ने मुंह बनाया। अंश बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। सोना बोली, लेकिन रितिका यहाँ अकेली है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अंश बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं वंश से कहता हूँ वो वापस आ जाएगा। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सोफे से उठ गया। सोना हैरानी से बोली, अंश आप क्या कर रहे हैं? हम अभी हॉस्पिटल में हैं, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अंश उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हें हमेशा बस लोगों की पड़ी रहती है, कोई मेरी फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचेंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, वैसे भी रात हो रही है और यहाँ कोई नहीं है। वो ये कह ही रहा था कि उसे नर्स का ग्रुप एक कमरे से बाहर आते हुए दिखे। उन्हें देखकर सोना ने अपना चेहरा अंश के सीने में छिपा लिया। वे नर्स भी हैरानी से सोना और अंश को देखने लगी, लेकिन अंश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके जाने के बाद एक नर्स ने कहा, यार ये मिस्टर रायज़ादा इस उम्र में भी कितने रोमांटिक हैं। उन्होंने डॉक्टर रायज़ादा को कैसे बाहों में उठा लिया था? उसकी बात पर सबने सहमति में हाँ में सर हिलाया। You are listening from Kana, हम सबके Kana channel, and now next episode
एपिसोड 459 रूमर्स। अगले दिन रूहानी तैयार होकर लिविंग रूम में आ गई। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि कल रात में उसने जो आइसक्रीम खाई थी उससे बाद उसे बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा था। लिविंग रूम में सानवी, सारांश, नीलिमा, सोना, सिया और घर के मेट्स लिविंग रूम में एक बॉक्स को घूर रहे थे। रूहानी सबके पास आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हो रहा है? आप सब क्या देख रहे हैं? रूहानी की बात सुनकर सानवी बोली, भाभी देखिए ना, किसी ने यहाँ पर आइसक्रीम का पूरा बॉक्स रखा है। पता नहीं कौन मंगवाया है इतने सारे। यह सुनकर रूहानी को कुछ याद आया और वो भागकर आइसक्रीम के पास आई और बोली, हे माता राजी, ये तो कल वाली बॉक्स है। ये अभी तक यहीं क्या पड़ी है? सिया बोली, ये आपने मंगवाई है? वो भी इतनी सारी? आप ये सब कब से खाने लगी? दी, आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी इतना कहकर, सिया ने कहा। उसकी बात सुनकर रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, है ना, हमें भी यही लगता है। कल रात जब हम घर आ रहे थे तब आयाश जी ने ये हमारे लिए लिया। हमने तो उन्हें एक ही लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इतना सारा ले लिया। पता नहीं हम इतना सब कैसे खाएंगे। कल रात से ही हमारा सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो अपने सर को मसाज करने लगी। पर उसकी बात सुनकर सानवी हैरानी से बोली, क्या आपका सर्दी में आइसक्रीम खाने का मन हुआ? आपको आइसक्रीम खाने का मन कैसे हुआ? कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है? ये कहते हुए वो उसकी आंखें मटकाने लगी। सिया उसकी बात को ना समझते हुए बोली, गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ दी? रूहानी जल्दी से बोली, हाँ, कैसा गुड न्यूज़? आइसक्रीम खाने के लिए गुड न्यूज़ की ज़रूरत होती है क्या? सानवी कुछ बोलती वो हाँ कुछ सानवी खुश होते हुए बोली, हाँ होती है ना। आपको याद है कल आपने कितना सारा केक खा लिया था और अब सर दर्द। आज तो तभी होता है जब कोई गुड न्यूज़ हो। क्या आप हमें बुआ बनाने वाली हो? ये सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वही रूहानी की भी वही हाल था। सिया जल्दी से रूहानी के पास आई बोली, क्या सच में? क्या आप मुझे मासी बनाने वाली हैं? ओह दी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। रूहानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, सिया ऐसा नहीं है, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, ये तो बस आइसक्रीम। वो कह ही रही थी कि सिया जल्दी से बोली, ओहो दी, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल है। ये मैं मासी बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये गुड न्यूज़ अजय भैया और रोहित को बताती हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगी तो रूहानी तेज आवाज़ में बोली, सिया रुक, ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रही है। हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। आयश जी ने कहा है हमारे ग्रेजुएशन से पहले हम बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते। उसका इतना कहना ही था कि कोई जोर जोर से खांसने लगा। सबने सीढ़ी की तरफ देखा तो पाया आयश अपना कोट लिए खड़ा जोर जोर से खांस रहा था। सबने रूहानी को देखा। रूहानी भी आयश को देखकर चुप हो गई थी। आयश ने सबको घूरा और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद सोना बोली, तुम दोनों को अक्ल कब आएगी? क्या इतना भी नहीं जानती कि किस वक्त कैसी बात होनी करनी चाहिए? सानवी बोली, सॉरी मॉम, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। सोना ने अपना सर हिलाया और किचन के तरफ चली गई। रूहानी का मुंह रोने वाला हो गया। उसे डर था आज आयाश उसे फिर से डांटेगा। उसने कहा था उसके बीच की बात को किसी को भी नहीं बताना, शायद इसीलिए वो नाराज़ हो गया। कुछ देर बाद सोना और सारांश हॉस्पिटल पहुंच गए। सारांश के बारे में अब भी बातें चल रही थी, लेकिन सारांश ने सबके इग्नोर किया और अपने कैबिन में चला गया। उसने देखा खुशबू पहले से ही वहाँ मौजूद है। सारांश ने गुस्से से उसे देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशबू कुर्सी पर बैठते उसके पास आते हुए बोली, बेबी, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ताकि हम सबको बता सकें कि हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये कहते हुए उसने सारांश को गाल पर हाथ फेरा। सारांश ने घिन भरी नज़रों से उसे देखा और उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को छूने से रोकने बोला, जाओ जाकर खुद को बताओ, खुद ही बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हें ड्रामे में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इस ड्रामे में नहीं शामिल होने वाला। इधर सोना रितिका से मिलने उसे आईसीयू में आई। उसने जैसे दरवाजे पर देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि बेड पर रितिका अकेली नहीं सो रही थी, बल्कि उसका बेटा भी उसके साथ उसके पास सो रहा था। वंश की आंखें बंद थीं और वो
कसकर रितिका को पकड़कर सो रहा था। रितिका भी बहुत आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। उन्हें ऐसा देखकर सोना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो उन्हें डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चली गई। इधर रूहानी और सिया कॉलेज पहुँचे। आज फिर से सबकी नज़र रूहानी पर ही थी। रूहानी ने सबको ऐसे खुद को देखते पाया तो उसे बहुत अजीब लगा। वह बोली, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज फिर से तुम्हारे बारे में किसी ने रूमर्स फैला दिया है कॉलेज में, अभी उसके पास आते हुए बोला। सिया बोली, कैसी रूमर्स? अभी बोला यही कि तुम और आयांश सर कल मैच के बाद एक साथ डीन के कैबिन में थे, वो भी बहुत करीब। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम दोनों वहाँ अकेले थे और अकेले में तुम दोनों ने किस। वो कहते कहते रुक गया, पर उसकी बात से रूहानी हैरान होते हुए बोली, क्या? बिना सच जाने कोई ऐसे कैसे कह सकता है? हम वहाँ इसलिए थे क्योंकि उन्हें चोट आई थी और हम उन्हें पट्टी कर रहे थे। अभी बोला, आई नो रूहानी, पर लोगों को ये बात कैसे पता चली मुझे भी नहीं पता। सिया बोली, दी मुझे लगता है आपको सबको बता देना चाहिए कि आप उनकी वाइफ हैं। नहीं तो ये बात अगर यहाँ से बाहर चली गई तो आयांश जीजू को इमेज पर को प्रॉब्लम हो जा सकती है। रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन हमें पहले डीन से बात करनी होगी क्योंकि उन्हें ही पता है हम उनके ऑफिस में कल क्या कर रहे थे। वो डीन के कैबिन की तरफ जा रही थी कि अचानक से उसके जानवी एकदम से उसके सामने आ गई। वो बोली, हाय लूजर्स, तुम मुझसे आज की न्यूज़ सुनी? क्या तुमने आज की न्यूज़ सुनी? रूहानी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जानवी, हमें न्यूज़ कहीं और से सुनने की क्या ज़रूरत है जब जीती जागती न्यूज़ चैनल हमारे सामने है। ये कहते हुए वो जानवी के सामने हाथ हिलाते लगी। जानवी ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम? रूहानी अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बोली, जानवी, अभी नहीं, हमें आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, इसलिए हटिए हमारे रास्ते से। जानवी बोली, जाओ जाओ, अब तो मुंह छुपाने की जगह तो ढूंढोगी, इतना बड़ा स्कैंडल जो कर दिया है। यह सुनकर सिया गुस्से में बोली, जानवी, अगर सच पता ना हो तो अपना मुंह बंद ही रखा ना, इतना भी नहीं पता तुम्हें? जानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, देखा तो आ गई चमची अपनी दीदी की डिफेंस करने। सिया कुछ कहती, रूहानी उसे शांत करते हुए बोली, सिया चलो यहाँ से, इसके मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो उसे लेकर ऑफिस की तरफ चली गई। वे दोनों डीन के पास आ गए। डीन ने रूहानी को देखा और कुर्सी से खड़ा होकर, ओह मिसेस रायजादा, आप यहाँ? रूहानी बोली, सर हमें आपसे बात करनी है, यहाँ लगातार हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, हम चाहते हैं आप इस पर एक्शन लें। डीन ने कहा, ओह हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था, आप फिक्र ना करें, मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा है जिसने ये रूमर्स फैलाई हैं और आप निश्चिंत रहें, मैं इस बारे में जल्द ही एक्शन लेने वाला हूँ। रूहानी ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। अभी भी सभी लोग उसे ही देख रहे थे, इसलिए उसने सोचा वो लाइब्रेरी में जाकर आज पढ़ाई करेगी, क्योंकि लोगों की नज़रों से और बातों से उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और लाइब्रेरी में पढ़ते हुए सिया बहुत बोर होने लगी। लंच ब्रेक बस होने ही वाला थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। सिया ने रूहानी को देखा और पढ़ने के में बिजी थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, दी मुझे आपको कुछ बताना है। रूहानी उसे देखते हुए बोली, हाँ बताना, क्या बात है? सिया मुस्कुराते हुए उसके मन में कान में झुकी और धीरे से बोली, वो आज रोहित ने मुझे लंच पर चलने के लिए पूछा है, तो क्या मैं जाऊँ? रूहानी ने यह सुना, पहले तो उसका मुंह बन गया और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चली जा। सिया खुश होते हुए बोली, ओह थैंक्स दी, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए वो उसके गले से लग गई। रूहानी बोली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब जा, लंच का वक्त भी हो रहा है, हम थोड़ी देर में बाद चले जाएंगे। ये सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और वो चली गई। ऐसे ही लंच टाइम हो गया और लाइब्रेरी में बचे 1-2 लोग ही वहाँ से चले गए। रूहानी अब वहाँ पर अकेली ही बची थी। तभी किसी ने धीरे से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक करके चाबी को उंगली से घुमाते हुए वहाँ से चला गया। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा चैनल, कान्हा हम सब के कान्हा चैनल।
ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं, जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा, जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को